चलिए कंटिन्यू करते हैं। कस्टम लॉ क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक है, वो देख लो पेज नंबर 13 पे। छोटा सा टॉपिक है, वो इंटरप्रिटेशन के रूल्स है। आप लोगों ने जेआईजीएल पढ़ा हुआ है, उस टाइप की चीज है। अब जब टैरिफ की बात हो रही है कस्टम्स के, तो कस्टम टैरिफ में कोई भी गुड्स या सर्विस को क्लासिफाई करना हो तो उसके भी रूल्स हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो रूल्स इंटरेस्टिंग है, 5-6 रूल्स दे रखे हैं विद एग्जांपल्स है, तो फटाफट देख लेते हैं क्या है। सबसे पहला जनरल रूल है, वो तो लास्ट में देखना होता है हमें, मतलब स्पेसिफिक रूल्स को पहले देखा जाता है। तो रूल नंबर 2 से स्टोरी स्टार्ट होती है। यहाँ बात हो रही है अनफिनिश्ड आर्टिकल्स की और मिक्सचर्स की। दो पॉइंट है। पहले केस में बोला है अनफिनिश्ड आर्टिकल्स। जो कार्स इंपोर्ट होती है ना इंडिया में, वो दो तरीके से इंपोर्ट होती है। एक है ना कंप्लीट कंडीशन में, मतलब सीधा आप गाड़ी वो बॉक्स में से बाहर निकालो और चलाना शुरू कर दो, रेडी। ठीक है, तो दैट इज वन कंडीशन कि रेडीमेड कंप्लीट कार इंपोर्ट होती है, तो उस पर फुल ड्यूटी लगती है, 100% बेसिक, और जो अपन बात कर रहे थे ना लग्जरी कार जो आती है वैसा। दूसरा ऑप्शन भी होता है, एक बोलते हैं सेमी नॉकडाउन, एक बोलते हैं कंप्लीटली नॉकडाउन। सेमी नॉकडाउन का मतलब है कि वो आधी अधूरी कार होती है, पूरी नहीं होती है। कुछ पार्ट उसके कंप्लीट कर दिया होता है, बाकी का फिर उसको ना बाद में वो लोग कंप्लीट करते हैं, वैसा है। तो दैट इज सेमी नॉकडाउन या कंप्लीटली नॉकडाउन। तो अगर सेमी नॉकडाउन कंडीशन में कार इंडिया में इंपोर्ट हो रही है, तो बोला स्टिल वो कार की कैटेगरी में क्लासिफाई हो सकती है, अनफिनिश्ड आर्टिकल। अब कार होने के लिए मेन चीज क्या है, उसका इंजन, बॉडी और इंजन। अब बोला अगर गाड़ी इंपोर्ट की जो कंप्लीट नहीं की, लेकिन उसका स्ट्रक्चर बना दिया और अंदर इंजन फिट कर दिया, ग्लासेस, सीट, विंडोज, वो सब जो भी हैं, एसेसरीज, हेडलैम्प्स, वो सब बाकी, तो उसको हम गाड़ी में ही गिनेंगे। बोले ये तो इनकम्प्लीट है। अरे बे, है तो फिर भी गाड़ी ना, एसेसरीज लगाने बाकी है, मेन चीज तो कवर हो गई। लेकिन मान लो एक कार में इंजन ही नहीं है, तो फिर उसको मतलब कार की कैटेगरी में नहीं गिन सकते उसको ना, फिर वो स्टील का स्ट्रक्चर या स्टील बॉडी में काउंट करेंगे। कार होने के लिए एसेंशियल है कि उसमें इंजन हो, तभी उसको माना जाएगा विद अलोंग विद द बॉडी। तो अनफिनिश्ड आर्टिकल्स को भी मेन कैटेगरी में अपने क्लासिफाई कर सकते हैं, अगर उसके मेन क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं तो। दूसरा मिक्सचर की बात हो रही है, जैसे ज्वेलरी है, गोल्ड है, तो 24 कैरेट गोल्ड थोड़ी ना ज्वेलरी के फॉर्म में पहन सकते हो, वो होल्ड ही नहीं करेगा। अभी ये गर्मी में सोचो आप, पॉसिबल ही नहीं। 24 कैरेट गोल्ड इतनी गर्मी में वैसे ही मेल्ट हो जाएगा, और नॉर्मल टेम्परेचर पे भी आप उसको प्रेस करोगे उसका शेप चेंज हो जाएगा। तो गोल्ड को ज्वेलरी के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसमें इम्प्योरिटीज एक्चुअली में ऐड करनी पड़ती है, तभी जाकर 22 कैरेट, 20 कैरेट, 18 कैरेट, 16 कैरेट बनता है, वैसा है। तो ये 22 कैरेट ज्वेलरी या 18 कैरेट ज्वेलरी भी होती तो गोल्ड ही है ना, तो उसके साथ भले आपने इम्प्यूरिटीज को मिक्स किया है, लेकिन हम उस ज्वेलरी को क्लासीफाई कौन सी कैटेगरी में करेंगे, गोल्ड में ही करेंगे, वैसा। तो ये मिक्सचर वाला रूल है, कॉमन सेंस वाली चीज है। इन्होंने एग्जांपल रबर का दिया हुआ है, रबर में भी सेम है। नेचुरल रबर में ना जो है सिंथेटिक एलिमेंट्स ऐड करने पड़ते हैं, तभी वो रबर को शेप दे सकते हैं, अदरवाइज वो शेप देना पॉसिबल नहीं होता। तीसरा, रूल नंबर 3, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स विच आर क्लासिफाइड और क्लासिफाइबल अंडर मोर देन वन हेड्स। टैरिफ में एक से ज्यादा कैटेगरी में अगर कोई चीज क्लासिफाई हो रही है, कंफ्यूजन हो रहा है कि इस हेड में काउंट करे या दूसरे में, तो उसके लिए क्या रूल है, रूल नंबर 3 में बताया। फर्स्ट पॉइंट में बोला है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, मिंट टी, फ्लेवर टी की बात हो रही है। बोला मिंट टी जैसा कोई क्लासिफिकेशन टैरिफ में नहीं मिला, तो उसको कहाँ क्लासिफाई कर सकते हैं, टी में तो क्लासिफाई कर ही सकते हैं ना। फ्लेवरिंग अलग चीज होगी, अगर नहीं है सेम चीज कवर्ड, तो जनरल जो टी वाला प्रोडक्ट है उस कैटेगरी में तो उसको क्लासिफाई कर ही सकते हैं। इंपोर्टर ये नहीं बोल सकता मिंट टी स्पेसिफिक नहीं लिखा है मैं ड्यूटी नहीं भरूंगा, अरे भाई ऐसा नहीं होता है। टी तो है ना कैटेगरी में, उसमें काउंट कर लेंगे। एसेंशियल कैरेक्टर प्रिंसिपल, ये भी इंटरेस्टिंग है। तो एग्जांपल क्या दिया है उसमें, गिफ्ट सेट का एग्जांपल है, लिकर गिफ्ट सेट। अब लिकर गिफ्ट सेट में नॉर्मली क्या होता है, एक बॉक्स होगा, उसके अंदर एक लिकर की बोतल होगी, दो ग्लासेस होंगे, ये होता है लिकर गिफ्ट सेट। अब मेन बात ये है कि अगर आपने इसको इंपोर्ट किया, तो इसमें लिकर बॉटल के साथ दो ग्लास भी तो है, एक उसका बॉक्स भी तो है। तो क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे करें, ग्लासवेयर में क्लासिफिकेशन करें या लिकर में क्लासिफिकेशन करें। बोला देखना पड़ेगा एसेंशियल कैरेक्टर प्रिंसिपल। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ग्लास इंपॉर्टेंट है या बॉटल, या बॉटल के अंदर लिकर, ऑब्वियसली तो ग्लासवेयर इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट। अब किसी को ऑप्शन दे तो ग्लास चाहिए कि बॉटल चाहिए, बोले वो ग्लास वास बॉटल भी नहीं चाहिए, जो अंदर लिकर है ना वो तो थैली भर के देते मैं ले जाऊंगा चलेगा, मेरे को मेन प्रोडक्ट से मतलब है, मेरे को ग्लास और बॉटल से कोई मतलब नहीं ना, बॉक्स से मतलब है। तो एसेंशियल कैरेक्टर तो लिकर है ना, तो लिकर के साथ ग्लासेस गिफ्ट में दिए वो अलग चीज है। तो अगर ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन है,
तो एसेंशियल कैरेक्टर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो सकता है, बस इम्प्लाइड है। फिर एक और है लेटर एज अ बेटर प्रिंसिपल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें जो गिफ्ट सेट है वो बड़ा अजीब सा है, सॉक्स और टाई, इसका कॉम्बो। ठीक है, गिफ्ट में सॉक्स और टाई का कॉम्बो दिया। गिफ्ट सेट तो कुछ भी हो सकता है ना, लिकर बॉटल और ग्लासेस है, सॉक्स और टाई, ठीक है। अब सॉक्स और टाई में एसेंशियल कैरेक्टर कैसे डिसाइड करें, सॉक्स इंपॉर्टेंट है या टाई, ज्यादा एसेंशियल कौन सा है? दोनों एक बराबर ही है ना। अब बोले नहीं सर, टाई तो कम लोग पहनते हैं, सॉक्स तो ज्यादा लोग पहनते हैं। तो ऐसा कोई सर्वे तो किया नहीं है कि भाई ज्यादा लोग सॉक्स पहनते हैं टाई पहनते हैं। अब भाई प्रोफेशनल होगा तो उसके लिए टाई कंपलसरी होगी, तो उसके लिए तो वही एसेंशियल है। सॉक्स भी कंपलसरी है, वो भी पहनने पड़ेंगे, वैसा है। तो एसेंशियल कैरेक्टर में ना एक दूसरे से ज्यादा एसेंशियल है ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर ऐसा कंफ्यूजन हो, एट पार हो, पूरा लेटर द बेटर। वो अपने टैरिफ में जो एंट्रीज होती है, उसमें जिसकी एंट्री बाद में हुई, जो लेटेस्ट ऐड हुआ ना, उसको अपने प्रायोरिटी दे देंगे, ऐसा रूल बना दिया। अब देखो इसमें बोला हुआ है, टाई जो है ना, टाई का जो क्लासिफिकेशन है वो है 6117 नंबर, हेडिंग नंबर 6117। और सॉक्स का है 6115। तो अगर सीक्वेंस में देखे तो 7 वाला बाद में आया होगा ना। तो बोला इस कॉम्बो सेट को आप टाई वाली कैटेगरी में क्लासिफाई कर लो, उस पर जो ड्यूटी बनती है वो दे दो, वैसा। फिर आया रूल नंबर 4, एकिन एकिन प्रिंसिपल। एकिन मतलब सिमिलर टू समथिंग। इसमें भी वही बोला है कि भाई अगर एग्जैक्ट आपका वाला प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन में कहीं है ही नहीं, तो कोई जनरल कैटेगरी में तो क्लासिफाई कर ही सकते हैं। एग्जाम्पल में इन्होंने दिया हुआ है, जैसे कार में वो एंटी ग्लेयर फिल्म लगाते हैं, प्लास्टिक लगाते हैं कांच पे, जिससे धूप नहीं आती अंदर या दिखता नहीं है। तो अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट डायरेक्टली टैरिफ में नहीं लिखा है, तो फिल्म कौन से मटेरियल की होती है, बोले प्लास्टिक की होती है। तो प्लास्टिक वेयर की कैटेगरी तो मिल ही जाएगी, तो उसमें अपने क्लासीफाई कर लेंगे वैसा। तो कुछ ना कुछ तो मिलता जुलता तो मिल ही जाएगा, बट ड्यूटी तो देनी पड़ेगी। फिर आया रूल नंबर 5, ये पैकिंग मटेरियल के बारे में बात कर रहा है। अच्छा केस है, बहुत एग्जांपल मिल जाएंगे और आपने एक्सपीरियंस किया भी होगा। जैसे कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज करो ना, उसका पैकिंग मटेरियल दो टाइप के आते हैं। एक पैकिंग मटेरियल जो होता है ना, वो जनरल कंटेनर होता है। जैसे आपके घर पे बॉर्नविटा के डब्बे होंगे, बॉर्नविटा आता है, बॉर्नविटा का ना वो कांच का जार आता था, ऑरेंज ढक्कन वाला। अब वो जनरल जार है ना, उसके अंदर से आपने बॉर्नविटा पी लिया, फिर वो जार आप कैसे भी यूज करो। अब घर में जो सामान स्टोर होता है अपना, दाल है, चावल है, मसाले हैं, वो सब उसी में स्टोर होता है, क्योंकि इतना अच्छा जार हैवी क्वालिटी का आता है। तो उसका करेंगे क्या, और बॉर्नविटा तो हर महीने आ रहा है। तो धीरे धीरे मम्मी क्या करती है ना, सारा घर का सामान उसमें स्टोर होना शुरू हो जाता है। थोड़े महीनों के बाद आपका जो पूरा क्रॉकरी का रैक है, उसमें आप देखोगे तो आपको सारे बॉर्नविटा के डब्बे दिखेंगे, और वो बरसों बरसों तक चलते हैं। तो क्रॉकरी खरीदने की जरूरत नहीं है, अगर बॉर्नविटा आ रहा है घर में, तो आपकी सारी क्रॉकरी, दाल चावल मसाले, सब उसी में स्टोर करो, वैसा है। अब ये कंटेनर जनरल कंटेनर है, इसका एक जनरल शेप है, और इसके अंदर आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो। लोग अचार भर लेते हैं बना के, ठीक है, मसाले भर लेते हैं, चावल भर लेते हैं, कुछ भी रखो आप, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन कुछ कंटेनर ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट स्पेसिफिक होते हैं। जैसे एक गिटार है, अब गिटार का जो केस आता है, वो गिटार के शेप में होता है, उसमें भी मम्मी ने मसाले भर दिए। तो क्या करते हो, जहां जगह मिली घर का सामान, दाल चावल भर के रखा है, ऐसे केस पूरा दाल भरी पड़ी अंदर, पूरे 3 साल के गेहूं स्टोर कर रखे हैं। देखो मम्मी का भरोसा नहीं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। हाँ, कंटेनर नहीं मिला तो बोले इतना बड़ा गिटार का केस है, इसके अंदर कम से कम 10 किलो अनाज तो भर ही लूंगी मैं आराम से, ठीक है। तो सारा स्टोर कर दिया उसके अंदर, अब अच्छा भी लगेगा। हाँ सही है, ये तो वो जगह भी चली जाएगी वैसे। तो अब ये जो कंटेनर है ना, वो स्पेसिफिक है। जैसे आपका ज्वेलरी का बॉक्स है, और वो नेकलेस के शेप के हिसाब से उसके अंदर बना होता है ना, कि आप उसको प्रॉपरली फिक्स कर सको। तो वो स्पेसिफिक कंटेनर हो गया, और ये बॉर्नविटा वाला जनरल कंटेनर हो गया। आइसक्रीम के डब्बे आते हैं दिवाली के टाइम पे, है ना, बाई वन गेट वन, अमूल के डब्बे। हाँ हाँ, वो मम्मी उसी चक्कर में आइसक्रीम मंगा रही है कि दिवाली पे फेस्टिव सीजन है, घर पे लोग आएंगे, आइसक्रीम खिलाएंगे। अच्छा, वो आइसक्रीम का डब्बा महंगा होता है, वो जो अपना कार्डबोर्ड का पैकिंग आता है उससे 10-20 रुपए महंगा होता है। तो कंपनी वाला फ्री में नहीं दे रहा है, वो अल्टीमेटली कॉस्ट रिकवर कर ही रहा है। लेकिन वो क्या, डब्बा लग रहा है कि काम आएगा, तो पूरा साल मटर भरे हुए। अब रात को कभी ऐसे क्रेविंग हुआ आइसक्रीम खाने का मन हो, और फ्रिज खोला, तो धोखा ही मिलता है अपने को, है ना। एक तो ऐसा भी नहीं कि एक डब्बा है, 3-4 डब्बे होते हैं। अपने आखिरी वाले तक उस उम्मीद में जाते हैं कि एक में तो आइसक्रीम निकलेगी। कभी नहीं। दो में मटर होंगे, एक में टमाटर की प्योरी जमा के रखी होगी, एक में हरी चटनी जमा के रखी होगी, एक में वो मक्के के दाने होंगे। बोला आइसक्रीम के अलावा सब कुछ है इनके अंदर, कि आइसक्रीम नहीं है वैसा। वो स्कैम होता रहता है, रेगुलर है।
ठीक है, तो ये जो पैकिंग कंटेनर है ना, अगर आप प्रोडक्ट के साथ उसका पैकिंग कंटेनर इंपोर्ट कर रहे हो और वो उस प्रोडक्ट के शेप का है, तो वो उसी प्रोडक्ट के साथ क्लासिफाई हो जाएगा। लेकिन अगर जनरल शेप है तो फिर उसको सेपरेटली क्लासिफाई किया जा सकता है, डिपेंडिंग कि उसका कोई अलग से प्राइस चार्ज किया गया है या नहीं। वैसे तो प्राइस के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अगर इनवॉइस में कंटेनर का अलग से प्राइस लिखा है और वो जनरल कंटेनर है, तो उसके ऊपर सेपरेटली ड्यूटी काउंट हो सकती है। हो सकता है कंटेनर पे इंपोर्ट ड्यूटी कम हो, मेन प्रोडक्ट पे ज्यादा हो, तो आपकी ड्यूटी बच सकती है। बट अगर उसी शेप का कंटेनर है फिर तो कुछ नहीं हो सकता। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ज्वेलरी बॉक्स है, गन का केस हो सकता है, वो उसके शेप में होगा, ठीक है वैसा है। तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करेगा। लास्ट में रूल 6 आ गया, बोला सब हेडिंग्स। बोला कंपैरिजन जब टैरिफ में करते हैं ना, तो चैप्टर नंबर, उसके अंदर हेडिंग नंबर, उसके अंदर सब हेडिंग नंबर, उसके अंदर टैरिफ आइटम नंबर। तो आप टैरिफ आइटम के सामने टैरिफ आइटम कंपेयर करोगे, सब हेडिंग के सामने सब हेडिंग कंपेयर करोगे, हेडिंग के सामने हेडिंग कंपेयर करोगे, ऐसे ही होता है। तो आप हेडिंग और टैरिफ आइटम को कैसे कंपेयर कर सकते हो? तो ये अंडरस्टूड सी बात थी। तो ये है सारे आपके इंटरप्रिटेशन के रूल्स जिसके ऊपर यहाँ पे बात होगी। बोलो, क्लियर है पॉइंट? तो क्लासिफिकेशन वाला जो पार्ट है ना इसमें, वो कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद वैल्यूएशन वाला पार्ट है। वैल्यूएशन पे अभी नहीं जाना है, तो पहले बाकी चैप्टर ले लेते हैं। वो ड्यूटी ड्रॉबैक और बैगेज वाला देख लो, वो छोटा सा कंटेंट भी है। 61 ड्यूटी ड्रॉबैक, सेक्शन 74 से 76 का ब्लॉक है। ड्रॉबैक का मतलब है रिफंड। सिंपल, बहुत इजी टॉपिक है। इन्होंने एक स्लोगन दिया है यहाँ पे, एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज, डू नॉट एक्सपोर्ट टैक्सेस। गुड्स एक्सपोर्ट करो, सर्विसेज एक्सपोर्ट करो, टैक्सेस एक्सपोर्ट मत करो, ये आइडिया है। हाँ, मतलब वो गवर्नमेंट ने जनरल स्लोगन दिया है, वो खुद ही इंप्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हम तो एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं लेकिन सरकार उस पर टैक्स नहीं लगा रही, वैसा है। तो एक्सपोर्ट पे टैक्सेस नहीं लगाए जाते, ये बोला है। अब इससे रिलेटेड कुछ सिचुएशन क्रिएट होती है। जैसे एक सेक्शन नंबर 74 है। 74 में ऐसा बोला कि आपने ना पहले गुड्स इंपोर्ट किए, तो इंपोर्टेड गुड्स पे तो ड्यूटी पे की होगी। अब आपने वो गुड्स वापस से री एक्सपोर्ट कर दिए, हो सकता है जैसे बल्क में इंपोर्ट करते हैं और जैसा जैसा ऑर्डर आता है वैसे एक्सपोर्ट करते हैं। तो इंडिया में जब गुड्स आए तो इंपोर्ट ड्यूटी लगी, वो गुड्स इंडिया में तो बिके ही नहीं, सीधा एक्सपोर्ट हुए। अब एक्सपोर्ट पे ड्यूटी तो है नहीं, तो अपने सेट ऑफ कैसे देंगे? अब इसमें आईटीसी वाली तो कोई सिचुएशन बनेगी नहीं। इसमें क्या होगा, डायरेक्टली जो है आपका इंपोर्ट ड्यूटी का कॉस्ट लग गया। तो आपने फिर इंडियन गवर्नमेंट को बोला कि जब मेरे इंपोर्ट पे ड्यूटी लगाई और फिर मैंने एक्सपोर्ट किया तो एक्सपोर्ट पे कोई ड्यूटी तो लगी नहीं, तो वो इंपोर्ट ड्यूटी का रिफंड दे दो फिर। गुड्स टेक्निकली इंडिया में तो यूज हुए ही नहीं ना, गुड्स तो बाहर चले गए, तो मैंने उस पर ड्यूटी क्यों भरी? फिर गवर्नमेंट ने बोला फेयर इनफ, जब गुड्स इंडिया में कंज्यूम ही नहीं हो रहे तो उस पर ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए। बट क्लियरेंस के टाइम पे पता नहीं था, तो आपकी ड्यूटी का आप रिफंड ले। उस चीज को क्या बोलते हैं? ड्रॉबैक। जो ड्यूटी आपने पे की है ना, ड्रॉबैक, वापस ले लो उसको, वैसा। दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 74। ये पॉइंट है। तो इंपोर्टेड गुड्स पे ड्यूटी भरी और वो गुड्स आपने एक्सपोर्ट कर दिए, तो आप उतने गुड्स पे ड्यूटी जो भी पे की थी वापस ले सकते हो, ये स्टोरी। फिर वैसे एक और सेक्शन है 75। बोले सर मैंने रॉ मटेरियल मंगाया इंडिया में, उस पर ड्यूटी भरी, उसको मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया, उस पे ना फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया और फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट कर दिए। तो टेक्निकली वो रॉ मटेरियल तो इंडिया के बाहर ही चला गया, इंडिया में तो किसी ने यूज किया नहीं उसको, मैंने तो सेल कर दिया ना। तो बोला फेयर इनफ, उसमें आपने रॉ मटेरियल के ऊपर जो भी इम्पोर्ट ड्यूटी भरी है उसका भी आपको ड्रॉबैक या रिफंड मिल जाएगा अंडर सेक्शन 75। तो 74 और 75 दोनों ड्रॉबैक के सेक्शन हैं। 74 ट्रेडर्स को ड्रॉबैक देता है जिसने खरीदा और बेचा, और 75 मैन्युफैक्चरर्स को ड्रॉबैक देता है जिसने रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया और फिनिश गुड्स बेचा। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों सेक्शंस में, वैसा है। तो देख लो 74 और 75। अब 74 में सेक्शन में तो इतनी बात बोली है, उसके साथ ना रूल्स दे रखे हैं, वो देखना है कि कितना ड्रॉबैक मिलेगा। पूरा 100% वापस नहीं करते, कुछ ना कुछ कटता है ऑब्वियसली। एक बोला है, अगर आपने गुड्स को री एक्सपोर्ट किया विदाउट यूज, जैसे आए थे वैसे एक्सपोर्ट कर दिए, फ्रेश फ्रे मतलब फर्स्ट हैंड और विदाउट यूज, तो 98% आपको ड्रॉबैक मिल जाएगा। जितनी आपने ड्यूटी भरी उसका 98% आपको ड्रॉबैक दे देंगे। 2% वो अपना प्रोसेसिंग एडमिन कॉस्ट खर्चा निकालने के लिए पैसा काट लेते हैं, बाकी 98% आपको वापस दे देंगे। तो इट इज अ गुड रेशियो। फिर बोला आपने गुड्स है ना यूज करने के बाद री एक्सपोर्ट किए, मतलब वो सेकेंड हैंड कैटेगरी में जा रहे हैं, तो जितना ज्यादा यूज किया होगा उतना पैसा कटेगा, बाकी का ड्रॉबैक दे देंगे।
तो बोला अगर आपने 3 महीने तक यूज किया ना तो 95% रिफंड ले जाना, 3 से 6 महीने के बीच में यूज किया ना तो 85% ड्रॉबैक ले जाना, और उससे ऊपर जाएगा तो 75, 70, 65। 18 मंथ से ज्यादा यूज कर लिया तो ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। यूज करने की बात करें तो स्टोर किया, नहीं नहीं, यूज करना, स्टोर करना नहीं। वो तो पता चल जाता है ना, यूज गुड्स या स्टोर्ड है, दैट इज अ डिफरेंट। यूज करने की बात कर रहे हैं स्पेसिफिक। नेक्स्ट, अगर आपने गुड्स यूज किए हैं प्राइवेट या पर्सनल यूज के लिए, ये सेकंड पॉइंट जो था इसको आप ऑफिस यूज मान सकते हो, और जो थर्ड वाला पॉइंट है आप उसको पर्सनल या प्राइवेट यूज मान सकते हो, क्योंकि स्पेसिफिक बोला है। अब इसमें ना एग्जाम्पल जो है वो मोटर कार का लिया हुआ है। गाड़ी, गाड़ी इंपोर्ट की, पर्सनल यूज किया, फिर आपने वो गाड़ी बेच दी। अब ये सेलिब्रिटीज करते हैं ना, स्पोर्ट्स कार, लग्जरी कार इंपोर्ट करते हैं, उसको चलाते हैं, और फिर उसको 2-3 साल के बाद आगे बेच देते हैं। भाई शौक पूरे करने होते हैं, नई नई गाड़ियां आती रहती है। अब कोई सेलिब्रिटी अपने जैसा तो होगा नहीं, 10 साल से एक ही गाड़ी चला रहा है, उनका 2-3 साल में नई गाड़ी ले लेते हैं। कितनी बार तो कंपनी वाले उनको स्पॉन्सर ही कर देते हैं। अभी ऑडी है तो भाई विराट कोहली ने ऑडी का ब्रांड एम्बेसडर बन गया, तो उस चक्कर में ऑडी वाला उसको फ्री में गाड़ी देता है। 2 साल चलाई, पुरानी हो गई, फिर नया मॉडल आया, फिर नया वाला दे दिया, वो तो अलग ही चलता है। बट नॉर्मली अगर आपने परचेज की हो और 2-3 साल चला के आप उसको सेल कर दो। अब इम्पोर्टेड गाड़ियां या फॉरेन कार्स का ना मार्केट पूरे वर्ल्ड में अलग अलग है। अब जैसे दुबई है, अब कल ही अपने सूरत में एक वो टेस्ला की साइबर ट्रक आई है, आजकल बहुत चल रहा है मीडिया। तो वो गाड़ी किसी ने इम्पोर्ट की, ठीक है। अब दुबई में ये स्पोर्ट्स कार का, लग्जरी कार्स का बहुत बड़ा मार्केट है, गवर्नमेंट ड्यूटी नहीं लगाती तो लोग बहुत खरीदते हैं। अब वो लोग भी क्या है, पैसे वाली पब्लिक है, नई गाड़ी आती है, पुरानी बेच देते हैं 2-3 साल में। तो पुरानी गाड़ी 2-3 साल में उसकी कंडीशन में हार्डली कुछ फर्क आता है, लेकिन रेट में फर्क पड़ जाता है। अब इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऐसी गाड़ियां चाहिए, लेकिन ब्रांड न्यू का प्राइस पे नहीं कर पा रहे। तो दुबई से जो गाड़ियां बिकती है सेकंड में, वो इंडियंस बाई कर लेते हैं। अब इंडिया से जो गाड़ियां बिकती है वो हमारे से भी और जो है पुअर कंट्रीज हैं, जहाँ के लोग हैं जो उतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो हमसे बाई कर लेते हैं, वैसा भी होता है। तो वो मार्केट वैसे चलता है। तो अगर आपने इंपोर्ट किया, उस पर ड्यूटी भरी, और फिर वो गाड़ी को वापस आपने एक्सपोर्ट कर दिया यूज करने के बाद, तो कुछ हिस्सा आपका माइनस हो जाएगा, बाकी का ड्रॉबैक मिल जाएगा। अब वो कितना माइनस होगा वो क्वार्टरली बेसिस पे काउंट होता है। अगर आपने गाड़ी फर्स्ट ईयर में यूज की अपने इंपोर्ट करने के बाद, तो एक क्वार्टर का 4% जो है वो डेप्रिसिएशन हो जाएगा उसमें। तो अगर आपने 100 रुपए ड्यूटी भरी है, एक क्वार्टर मतलब 3 महीने चलाने के बाद आपने वो गाड़ी री एक्सपोर्ट कर दी, 4% माइनस 96 रिफंड ले लो। अब आपने पूरा एक साल यूज की गाड़ी, तो 4% पर क्वार्टर, पूरे साल का कितना हो गया, 16। 100 में से 16 माइनस करो, रिफंड कितना मिलेगा, 84। तो जितना यूज करते जाओगे उतना रिफंड का अमाउंट कम होता जाएगा। सेकेंड ईयर में ये रेट रिड्यूस कर दिया, 4% पर क्वार्टर से घटा के कर दिया 3% पर क्वार्टर, तो पूरे साल का कितना हो गया, 12। थर्ड ईयर में और रिड्यूस कर दिया 2.5, तो 2.5% पर क्वार्टर के हिसाब से पूरे साल का कितना हो गया, 10%। और फोर्थ ईयर में उसको कर दिया 2%। तो आपको सम्स में ऐसा वो लोग कुछ कैलकुलेशन दे देंगे कि भाई मोटर कार आपने इंपोर्ट की, उसको यूज किया, तो सपोज 2 years एंड 7 months एंड 10 days, कितना आपने यूज किया और फिर कार को री एक्सपोर्ट कर दिया। अब बोला कितना आपको ड्रॉबैक मिलेगा और कितना माइनस हो जाएगा। तो अगर आपने 100% कुछ पे किया है, या इतना रुपए, 100 रुपए पे किए, तो माइनस कितना होगा और ड्रॉबैक कितना मिलेगा वो कितना है। तो माइनस करने के लिए आपको इसमें देखना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर जो है उसमें है 4% पर क्वार्टर, और ऐसे 4 क्वार्टर, तो 16% हो गया। फिर सेकेंड ईयर में रेट कितना है, 3% पर क्वार्टर हो गया, 3% पर क्वार्टर इंटू 4 क्वार्टर, ऐसे हो गया। ऐसे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये हो गए 16%, ये हो गए 12%। और भी तो है, थर्ड ईयर में भी तो यूज हुआ है ना। कितने क्वार्टर काउंट करूँ इसमें, 2 या 3? 7 मंथ और 10 days। ये पार्ट ऑफ अ क्वार्टर इज ऑल्सो क्वार्टर। 6 महीने से एक भी दिन ऊपर गया ना तो पूरा क्वार्टर काउंट होगा, 3 क्वार्टर्स। तो ये हो गया 7.5। तो 100% जो आपने भरा था उसमें से ये सब लेस हो जाएगा, बचेगा जो भी वो आपका ड्रॉप है। समझ आया? भरना थोड़ी पड़ेगा, मिलेगा। भर तो दिया था जब गाड़ी इंपोर्ट की थी, अभी तो एक्सपोर्ट करनी है। ये आपने भर दिया था ना।
ये है आपकी इम्पोर्ट ड्यूटी पेड, ये हो गया माइनस, और ये मिलेगा रिफंड ऑन री एक्सपोर्ट। रिफंड ऑन री एक्सपोर्ट, ऐसे कैलकुलेशन होता है। तो गाड़ियों के केस में 4 साल तक ये कैलकुलेशन चलता है। 4%, 3%, 2.5, 2% वहां तक चलता है। उससे पुरानी गाड़ी हो तो ड्रॉबैक नहीं मिलता। तो विद इन 4 ईयर्स अगर आप रीसेल कर देते हो ना इंडिया के बाहर, तो आप ड्रॉबैक ले सकते हो। ये सारे पॉइंट्स ना सेलिब्रिटीज और लग्जरी अल्ट्रा रिच कैटेगरी वालों को ही एप्लीकेबल है। अपने तो क्या एक गाड़ी खरीदते हैं, वो भी नॉमिनल अमाउंट की, कुछ लैक्स में होगी, इंडिया से ही खरीदते हैं। उसको तब तक वसूल करते हैं जब तक गाड़ी खुद ना नहीं बोलते कि बस अब बहुत हो गया, ठीक है, और नहीं चलेगी ये। तो तब तक अपन तो उसको रिपेयर करवा करवा के चलाते रहते हैं, और जब बेचेंगे तो लोकल कोई गैरेज वाले को बेचेंगे जो ना के बराबर उसको कुछ पैसे देता है। तो अपने को ये सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। कुछ गुड्स पे ड्रॉबैक मिलता ही नहीं है, वो लिस्ट दे रखी है, वो सब इंफॉर्मेशन है। 75 सेक्शन में भी मैंने आपको बता दिया स्टोरी, मैन्युफैक्चरर्स के लिए है, वो पार्ट वैसे कंप्लीट है। उसमें खाली 75 सबसेक्शन 2 देख लो, एक पेज 64 पे, वहां ना स्पेसिफिक बोला हुआ है। एक मिनिमम वैल्यू एडिशन का क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या है वो बता रहा हूँ। मिनिमम वैल्यू एडिशन में ऐसा बोला है कि गवर्नमेंट के कुछ इसमें ना गाइडलाइंस हो सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि भाई अगर आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हो 1 लाख रुपए का, तो उससे जो फिनिश गुड्स बनता है वो 1 लाख से ऊपर की वैल्यू का ही होगा, इम्प्लाइड है। उसमें प्रॉफिट ऐड होगा, बाकी खर्चे ऐड होंगे। तो हम कुछ मिनिमम एडिशन करने के लिए बोल रहे हैं। उसी के बेसिस पे आपको उसका सेलिंग प्राइस डिसाइड करना पड़ेगा। तो सपोज आप रॉ मटेरियल जो इंपोर्ट कर रहे हैं, उसकी जो भी आपकी कॉस्ट रही होगी, जैसे मैंने बोला 1 लाख रुपीज, तो 1 लाख रुपए उसकी कॉस्ट है। हम ऐसा बोल रहे हैं कि इस रॉ मटेरियल से जो फिनिश गुड्स बनेंगे ना, उसकी जो प्राइस होगी ना, वो प्राइस मिनिमम हम जितनी बोले उतनी रखना। तो ड्रॉबैक देंगे नहीं तो ड्रॉबैक नहीं देंगे, मिनिमम मार्जिन मेंटेन करना पड़ेगा। उन्होंने बोल दिया इसका प्राइस ना, या जो एडिशन है, वैल्यू एडिशन जिसको हम बोल रहे हैं, कम से कम 80% होना चाहिए। तो इसका मतलब ये फिनिश गुड्स की जो प्राइस होगी, ये 1,80,000 से ऊपर होनी चाहिए। बोलो बात समझ आ रही। रॉ मटेरियल 1 लाख में इंपोर्ट किया, मिनिमम वैल्यू एडिशन कितना बोला सरकार ने, 80%। तो जो फिनिश गुड्स बनेगा इसमें से, उसकी एमआरपी 1,80,000 से कुछ ऊपर होनी चाहिए। एग्जैक्ट 180 भी नहीं चलता है सेक्शन की लैंग्वेज के हिसाब से, 180 प्लस होना चाहिए। तो अगर आप रख दो 1,81,000, चले, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, समझ आ गया। तो ऐसा कुछ रख सकते हैं। तो 75 सबसेक्शन 2 में ये कंडीशन है, जो कहीं कुछ सम में अगर प्रैक्टिकली यूज हो जाए तो आप ध्यान रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है इसमें 75 सबसेक्शन, हाँ क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट। 75 कैपिटल ए है, इसके बाद पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉबैक, ये ड्रॉबैक वाली कंडीशन। अब जब आपसे सरकार ड्यूटी मांगती है और आप पे करने में लेट करते हो, तो इमीडिएट आप पे लग जाता है 15% पर एनम का इंटरेस्ट। यहाँ पे आपने ड्रॉबैक डिमांड किया, तो डिपार्टमेंट को भी तो एक टाइम लिमिट में उसको प्रोसेस कर देना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो क्या होगा, फिर आपके ऊपर ड्यूटी लगनी चाहिए वैसा है, या सॉरी, सरकार के ऊपर इंटरेस्ट लगना चाहिए वैसा है। तो वही कंडीशन यहाँ पे बोली, पेएबल टू क्लेमेंट in case where the drawback payable to a claimant is not paid within a period of 1 month from the date of filing a claim, he shall be paid interest of 6% per annum। 1 महीने के अंदर अंदर अगर आपका क्लेम का पैसा नहीं आया, तो 6% ब्याज के साथ मिलेगा। ये 1 महीने का ब्याज नहीं मिलेगा, उसके ऊपर जितना डिले होगा उसका ही ब्याज मिलेगा। वो अंडरस्टूड सी बात है, वो अलग था। नेक्स्ट, अगला जो पॉइंट है उसमें वो रिवर्स है। इन केस वेयर द ड्रॉबैक इज एरनियसली पेड टू द क्लेमेंट, आपको ड्रॉबैक दे दिया, फिर पता चला कि आइडियली आपको ड्रॉबैक मिलना ही नहीं चाहिए था, फिर भी आपको ड्रॉबैक उन्होंने बाई मिस्टेक दे दिया। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो पैसा वापस करो, तो आपको नोटिस भेजेंगे मनी रिटर्न करने के लिए। 2 महीने के अंदर अंदर उनका पैसा वापस कर दो, नहीं तो लगेगा ब्याज। तो अगर 2 मंथ्स में रिटर्न कर दिया आपने तो नो इंटरेस्ट, लेकिन एक दिन भी ऊपर हो गया तो पूरे 2 महीने प्लस एक दिन का इंटरेस्ट। समझ आया। तो ये थोड़ा फिर पेनलाइज कर देंगे।
फिर इसमें बोला है कि जो ड्रॉबैक का अमाउंट गिनने में इनको टाइम लगता है ना, वो 1 मंथ में काउंट नहीं होता, जो ऊपर बोला था। गिनने में वो लोग एक्स्ट्रा टाइम लगा सकते हैं। बोला आपने क्लेम एप्लीकेशन सबमिट किया तो 1 महीने में पैसे आ जाने चाहिए, बोले हमको गिनने में 10 दिन लग गए, तो वो 10 दिन काउंट नहीं होंगे, उसके बाद 1 महीना काउंट होगा। वैसा तो जो काउंटिंग करना है ड्रॉबैक के अमाउंट का, उसमें डिपार्टमेंट कुछ दिन का टाइम ले सकता है। कितने दिन का टाइम मैक्सिमम मिलेगा ऐसी कोई लिमिट नहीं रखी है, बस यही लूप होल है, फिर आप वेट करते रहो। 76 तो अलग ही है। वो बोलता है अगर 50 रुपए से कम ड्रॉबैक बनता है आपका तो मांगने मत आना। 50 रुपए के क्या रिफंड क्लेम होता है? कुछ लोग होते हैं फिर वो एकदम अननेसेसरी होते हैं, एकदम अनरीजनेबल। 20-25 रुपए का ड्रॉबैक बनता है उसका भी क्लेम फाइल कर रहे हैं। यार मेरे हक के पैसे मांगूंगा, मैंने इतना तो खर्चा हो गया क्लेम फाइल करने में। ठीक है, बोले नहीं नहीं वो अलग बात है, लेकिन 50 रुपए तो क्या है, पैसे वापस मिलने चाहिए। गवर्नमेंट ने बोला अभी ये ज्यादा हो रहा है, 50 रुपए से कम का ड्रॉबैक एप्लीकेशन हो तो मत करना। 50 रुपए के लिए क्या कोई क्लेम करेगा? चलो, तो ये आपका ड्रॉबैक वाला टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट। अब आ गया बैगेज। चलो, बैगेज वाली स्टोरी तो और इंटरेस्टिंग है, अच्छा टॉपिक है वो ना, प्रैक्टिकल टॉपिक है, आपको आगे जाके कहीं ना कहीं काम आएगा उस हिसाब से। बैगेज रूल्स की जो बात हो रही है उसका सेक्शन का रेफरेंस है 77 to 81। जब आप इंडिया के बाहर जा रहे हो या बाहर जाके वापस आ रहे हो, तो कुछ ना कुछ सामान तो कैरी करोगे। और फॉरेन ट्रिप पे जाना भी ना एक बोलते हैं ना इंडिया में बड़ी बात है कि अपनी करेंसी थोड़ी वीक करेंसी है कंपेरेटिवली, तो कहीं भी घूमने फिरने जाओ तो खर्चा बहुत अच्छा खासा हो जाता है। तो हर किसी के बजट में नहीं बैठता कि फॉरेन ट्रिप पे जाए। तो जो जा रहा है उसके लिए बड़ी बात है, और उसके आसपास वालों के लिए तो बहुत ही बड़ी बात है ना, कि वे फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं यार, बड़े लोग यार, यूएस घूम के आ गए, कनाडा घूम के आ गए, सिंगापुर घूम के आ गए, एकदम ऐसे लेवल बढ़ जाता है अपना कि भाई कुछ अचीव कर लिया लाइफ में, वैसा हो जाता है। अब अगर आप फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हो और आप लोगों को बता के नहीं गए तो भी दिक्कत हो जाती है। बिना बताए जाओगे तो भी प्रॉब्लम है, बता के जाओगे तो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो बिना बताए गए तो जो क्लोज फैमिली वाले हैं वो तो सुना सुना के मार देंगे, यार बताया भी नहीं यार, तो इसमें बताने वाली क्या बात है। मैं इस चीज को बहुत बड़ा नहीं मान रहा हूँ कि मैं आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूँ। अब बता बता के जाऊंगा तो बोले शो ऑफ कर रहा है, नहीं बता के जाऊंगा तो बोले बताया भी नहीं, तो करूँ क्या? तो दोनों तरफ बोलेंगे, अगर आप नहीं बताओगे ना, बोले यार बताया भी नहीं यार, हमको तो बोलना चाहिए था, ये वो ऐसा वैसा। तो फिर क्या है ना, ऐसा एक्सपीरियंस होता है तो अपने लगता है यार बोल देते हैं। अब क्या लोगों को फोन कर करके सामने से बताना पड़ता है, जो फर्स्ट फैमिली में होते हैं ना कि भाई भैया है, कजिन है, चाचा है, मामा है, ये वो, उनको सबको फोन करना पड़ता है। ऐसे ही कैजुअली फोन कर लिया, कैसे हो, क्या हाल चाल, ये वो। फिर बात निकालनी पड़ती है कि ऐसा प्लान कर रहे हैं घूमने जाने का, तो क्या बोलना पड़ता है। बिना बोले सीधा अगर इंस्टाग्राम पे फोटो देख लिया, ठीक है, सिंगापुर में फोटो पोस्ट कर दिया आपने सीधा जाके, तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। बोले यार बताया भी नहीं, सिंगापुर पहुंच गए, तो तुमको कहाँ बताना है, बैठे सबको फोन कर करके बोलना पड़ता है, वैसा होता है। अब जैसे आप बोलना शुरू करते हो ना, सबकी लिस्ट शुरू हो जाती है, ऐसा कहाँ जा रहे हो, सब पूछ लेते हैं होटल कौन सा है, कितने दिन का स्टे है, रूम नंबर भी पूछ लेते हैं कौन सा, जैसे आ ही जाएंगे वहां पे वैसा। तो इतनी पंचायती करेंगे ना फालतू की, इरिटेशन हो जाती है, होने ही वाला है। फिर उसके कितने पैकेज कराया, कहाँ से कराया, कितने रुपए लगे, पूरी डिटेल मांग लेते हैं, वीजा के चार्जेस कितने लगे सब पूछ लेंगे, जैसे कल ही जाने वाले हो कुछ। हाँ, लेकिन पूछ पूछ करेंगे फालतू का। अब लिस्ट आ जाती है, बोले यहाँ जा रहे हो, इनको एक तो पता भी सब कुछ होता है। बोले ये कंट्री में ना ये चीज बहुत सस्ती मिलती है, तो अपनी इंडियन मेंटेलिटी, जा ही रहे हो तो जो पैसा बच रहा है बचा लो, है ना, तो भाई ये ले आना वो ले आना, फिर है ना लिस्ट शुरू हो जाती है। अब अगर जितने ज्यादा लोगों को बताओगे उनकी पूरी लिस्ट, फिर लगता है मैं घूमने फिरने जा रहा हूँ कि इनका ट्रेडर बन के जा रहा हूँ, है ना, सामान खरीदने जा रहा हूँ, क्या चल रहा है पता ही नहीं चल रहा है। अब देखो लेके आ जाना अलग चीज है, फिर जरूरी है इसके पैसे आपको मिलेंगे, वो अपनी जेब से जाएंगे। तो फिर वो भी अब कितने क्या रिलेटिव भी जेन्यून होते हैं, बोले यार मैं पे कर दूंगा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतना पैसा बचता है तो आप जा रहे हो तो अगर पॉसिबल हो तो ले आना, जो अमाउंट होगा मुझे बता देना, फिर अपने को टेंशन, फिर वो लोग कितना लाना ले आएंगे। लेकिन जो ऐसे होता है यार कुछ तो लेके आना, ये वो लगता है तो पैसे ही नहीं देंगे। अब देखो अगर आप गए ऐसे फॉरेन ट्रिप पे चले गए और खाली हाथ वापस आए तो और प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसके बाद जो आपके फैमिली वाले आपको जब भी जब मिलेंगे ना, तो भर भर के सुनाएंगे, ये क्या यार कुछ तो लेके आना चाहिए था, वहाँ ये अच्छा मिलता है, तो गूगल यूट्यूब पे देख के सबको सब पता होती है कहाँ क्या मिलता है, तो सुनाते भी हैं। तो लोग क्या है ना कुछ तो लेके आते हैं। अब इन शॉर्ट गिफ्ट आने वाले हैं, तो आप फॉरेन से शॉपिंग तो करोगे, तो या तो उनके लिए करनी पड़ेगी, या अगर उसके बाद मार्जिन बचा तो खुद के लिए भी कर लोगे। वैसा भी होता है, अपना भी होता है, फॉरेन जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ लेके आएंगे। अब ये जो चीजें आप लेके आ रहे हो ना, ये बैगेज में काउंट होती है। एक तो आपका खुद का सामान जो यहाँ से लेके गए थे, और एक जो खरीद के लेके आ रहे हो। अब जो खुद का सामान लेके गए थे उसको इम्पोर्ट मानेंगे जब वापस आओगे?
इंडिया के बाहर गए तो एक्सपोर्ट, वापस आए तो इम्पोर्ट। अपने पुराने अपने पुराने कपड़े जूतों पे ड्यूटी लग रही है। बोले इतने के तो कपड़े नहीं जितना ड्यूटी ले रहे हो, ये रख लो और क्या हम दूसरे ले लेंगे, कोई सेंस नहीं हुआ। तो अपनी ही चीज वापस लेके आने पे तो इम्पोर्ट ड्यूटी लगती नहीं है, वो आपका पर्सनल बैगेज है। कितने भी रुपए का सामान, उसमें आपको कोई ड्यूटी नहीं देनी, लेकिन जो शॉपिंग करके आओगे वो तो इम्पोर्ट के बराबर हो गया ना, तो उसमें ड्यूटी देनी पड़ती है। बट फुल अमाउंट पे ड्यूटी लगा देंगे तो ठीक नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, बैगेज के रूल्स बनाए। दैट इज बैगेज रूल्स 2016। स्टार्टिंग में आया था रूल वर्सेस रेगुलेशन। तो रूल कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। रेगुलेशन कौन बनाता है? सीबीआईसी। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल्स है। इसमें इन्होंने कुछ एग्जेम्पशंस दिए हुए हैं। जैसे एक बोलते हैं जनरल फ्री अलाउंस। कोई भी पर्सन अगर किसी कंट्री से घूम के आ रहा है, अदर देन नेपाल, भूटान, म्यांमार, तीन कंट्री के अलावा, तो ना उसको 50,000 रुपए तक के गुड्स फ्री ऑफ ड्यूटी लाने को मिलते हैं। दैट इज कॉल्ड जनरल फ्री अलाउंस। अगर आप आउट ऑफ इंडिया का भी ट्रैवल कर रहे हो, पूरा फैमिली, 4 लोग हो, तो आप 2 लाख रुपए तक का सामान ड्यूटी फ्री लेके आ सकते हो। पर पर्सन 50,000 वैसा होता है। बट अब इसमें क्या होता है ना, सामान अलग अलग बैग में रखना पड़ता है। एक बैग में रख के 4 लोग क्लेम नहीं कर सकते। वो प्रैक्टिकल पॉइंट है, एयरपोर्ट पे फंस जाओगे नहीं तो। नॉर्मल मिस्टेक क्या होती है, अपन क्या करते हैं, शॉपिंग बैग अलग ही बनाया होता है, एक बैग जो है खाली लेके गए होते हैं, सारा शॉपिंग का सामान उसमें ही रख दिया एक साथ। तो क्या ध्यान रहेगा कि भाई ये सब नया खरीदा है, ये अपने रेगुलर बैग। अब एक ही बैग क्लेम करने जाओगे तो 4 पासपोर्ट पे एक बैग क्लेम नहीं होगा। आपको चारों बैग में थोड़ा थोड़ा सामान डिवाइड करके रखना पड़ेगा, तो वो लोग अलाउ करेंगे। अदरवाइज नहीं चलेगा। तो पूलिंग नहीं चलता कि सब सामान एक बैग में डाल दिए। नहीं तो फिर क्या होगा ना, सपोज ऐसा है कि आप बहुत सारा सामान लेके आ रहे हो शॉपिंग का, 4 लोग गए हो, सामान हो गया 2.5-3 लाख रुपए का। अब पता है 50-50 हजार सेपरेट भी कर देंगे तो भी अपने को ड्यूटी तो लग जाएगी। फिर अपन लाइन में खड़े, आगे पीछे बातें हो रही, दोस्ती हो गई। अब भाई मैं लाइन में खड़ा हूँ, मेरे पास कोई सामान नहीं है, आपने मुझे पूछ लिया, बोले सर कुछ लाए हो ऐसा ड्यूटीएबल गुड्स में? नहीं, मैंने कोई शॉपिंग नहीं की। बोले आपकी 50,000 की लिमिट खाली है ना? हाँ। बोले आप में काउंट करवा लेंगे, चलेगा? मैंने करवा लो, मुझे क्या जाता है। अब एक ही बैग में 3 लाख का सामान है, मेरे जैसा एक और ढूंढ लिया, 4 लोग तो आप खुद ही हो। बोले सर ये 3 लाख रुपए का सामान है, हम 6 लोग गिन लेना। अरे ऐसे नहीं होता है, 6 बैग में अलग अलग सामान होना चाहिए। अब पॉइंट ये है कि मैंने आपका सामान क्लेम कर लिया, नाउ दिस इज लीगली रिस्की। आप क्या सामान लाए मुझे क्या पता। आपने बोला नहीं वो तो शॉपिंग की है, थोड़ा यही वो इधर उधर, मैंने मेरे बैग में रखवा लिया। अब उसमें से निकला कुछ ड्रग्स वग्स, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, ऐसा कुछ स्मगलिंग का सामान, गोल्ड वोल्ड। मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, ये क्या है? आप बोले सर हमारा सामान थोड़ी, तो आपका है। मैं बोला मेरा का है, तुमने बोला रखने के लिए। बोला हमने कब बोला रखने के लिए? समझ आ रही? तो पकड़े गए तो सामान मेरा है, निकल जाता तो आपका है। अब इस चक्कर में मैं प्रूव कैसे करूंगा कि सामान आपका है? ठीक है, मैंने खुद क्लेम किया कि मेरा सामान है। तो ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ये सब चीजें। किसी अननोन पर्सन का सामान क्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने क्लेम कर दिया मतलब आपने अग्री कर लिया कि सामान आपका है। फिर आप उसको बोले नहीं मैं तो उनकी मदद कर रहा था ड्यूटी बचाने के लिए। बोले कर ली मदद, हो गया। अब आपकी मदद के लिए कौन आ रहा है पहले वो बताओ, क्योंकि आपको अब लॉयर की जरूरत पड़ेगी, ये केस हो जाएगा आपके ऊपर, तो बहुत रिस्की मामला है, करना नहीं चाहिए। तो बैगेज में ना, एक तो ये सब चीजें क्लियर की। दूसरा बोला कि जब आप एयरपोर्ट पे आते हो तो आपको डिक्लेरेशन करना पड़ता है कि आपके पास कोई कस्टम वाले गुड्स है या नहीं है। पहले ऐसा होता था, फ्लाइट में फॉर्म भरवाते थे, तो फ्लाइट में बैठे बैठे फॉर्म भरो और डिक्लेयर करो आपके पास कोई सामान है या नहीं, तो सबको भरना पड़ता था। अब यार जो रेगुलर फ्लायर होते हैं ना, उनके लिए टाइम वेस्ट है, क्योंकि वो शॉपिंग नहीं करते, बिजनेस के लिए आते जाते रहते हैं, बार बार फॉर्म भरना पड़ता है। अभी इन्होंने रूल चेंज कर दिया, बहुत साल हो गए, 2 गेट बना दिए, रेड चैनल, ग्रीन चैनल। तो आप एयरपोर्ट पे आओगे ना, सेल्फ डिक्लेरेशन, अगर आपके पास कोई सामान नहीं है कस्टम ड्यूटी वाला, आप सीधा ग्रीन चैनल से बैग स्कैन करा के निकल जाओ। स्कैनिंग में उनको कुछ दिखा तो रोक लेंगे, नहीं तो जाओ। और आपके पास सामान है और आप क्लेम कर रहे हो तो रेड चैनल में अलग लाइन में खड़े रहो। तो जिनके पास सामान नहीं है और उनको जल्दी है ना, तो उनको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता, वो ग्रीन चैनल से निकल जाते हैं। और जिनके पास सामान है वो फॉर्म भरेंगे, ड्यूटी भरेंगे, पैसे देंगे, रिसीट बनवाएंगे, सामान चेक कराएंगे, वो रेड चैनल वाले में खड़े रह के अपना काम करा सकते हैं। तो ये बाइफर्केशन कर दिया। तो ये पॉइंट्स यहाँ पे डिक्लेयर किए हुए हैं। कुछ केस लॉ के डिसीजन भी है, बोले बॉडी ऑफ पैसेंजर इज नॉट बैगेज। ये केस में बोलना पड़ता है, सोचो। हाँ, केरला केरला गवर्नमेंट का केस हुआ है वहाँ पे, बॉडी ऑफ पैसेंजर इज नॉट बैगेज। ये भी बोलना जरूरी है। लोग क्या 5-7 साल के बच्चों को बैगेज में गिनवा लेंगे, बोलिए इसकी क्या सीट के पैसे देने। ठीक है, लगेज में काउंट कर लो उसको, कार्गो सेक्शन में बिठा दिया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो पब्लिक का भरोसा नहीं है। तो बोला बॉडी ऑफ पैसेंजर बैगेज में काउंट नहीं हो सकती, वैसा है। हाँ, ये केस में कुछ हुआ हो सकता है। ये इसमें वो भी एक पॉसिबिलिटी है कि कोई किसी की डेथ हो गई, तो एयर एम्बुलेंस से लेके आते हैं। अब मान लो ऐसा है कोई फॉरेन गया है, और जैसे अभी वो कश्मीर वाला मैटर हुआ, अब वो जो फॉरेनर टूरिस्ट की डेथ हो गई, तो उनकी बॉडी तो उनके कंट्री जाएगी ना, वैसा है। तो वो भी एक एग्जांपल यहाँ पे हो सकता है।
तो बोले वो बैगेज में काउंट नहीं होगा, तो जो चार्जेस है आपको पे करने पड़ेंगे। फिर आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं अब ये तो बंदा अलाइव ही नहीं है, तो वो अलग चीज होगी। तो बोले वैसा नहीं हो सकता, उसके चार्जेस लगेंगे, पे करना पड़ेगा। हाँ, तो वो ऐसे केस हो सकता है। हाँ, बच्चे वाला एग्जाम्पल भी हो सकता है, देखो इंडियन पब्लिक के साथ कुछ भी पॉसिबल है। हाँ, हाँ, होता है ना, भाई गोद में बिठा लेंगे, इसकी क्या सीट, पेरेंट्स करते हैं ऐसा। हाँ, 2-5 साल के बच्चे होते हैं वहां पे। हाँ, होता है ना ऐसा, ट्रेन ट्रेन में ऐसे आर्ग्यूमेंट करते हैं, थिएटर में करते हैं। बोले इतना छोटा बच्चा है, इसकी क्या टिकट है, तो मेरी गोद में बैठ जाएगा, पिक्चर ही तो देखनी है, ऐसे सब आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं। अब उनके रूल होते हैं क्या है, देखो इतने एज का बच्चा है या इतनी हाइट का बच्चा है, तो इससे ऊपर होगा तो आपको चार्ज देना है, तो एक रूल फिक्स है। आप बोल रहे हो नहीं नहीं बच्चा ही तो है, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा बच्चा तो बच्चा ही रहेगा, तो 20 साल का हो जाएगा तो बच्चा ही रहने वाला है, बट उनके तो रूल्स होते हैं कि नहीं। तो पब्लिक के साथ आर्ग्यूमेंट करना, ऊपर से अगर लेडीज हो तो और खतरनाक। हाँ, हाँ, उसमें तो कोई फिर आर्ग्यूमेंट कर ही ना पाए। ठीक है, तो इसलिए फिर ये कंडीशन है। नेक्स्ट है सेक्शन 78। उसमें दो ग्रीन चैनल रेड चैनल मैंने बता दिया आपको, वो हो गया है। नॉर्मल जो उसके अंदर बैगेज के ऊपर ड्यूटी का रेट है ना, वो है 35%। जैसे अगर आप दुबई से गोल्ड लेके आते थे, दुबई से जो लोग गोल्ड लेके आते हैं ना, वो गोल्ड कॉइन के फॉर्म में, बिस्किट के फॉर्म में लेके नहीं आते, ज्वेलरी के फॉर्म में लेके आते हैं। या थोड़ा बहुत नॉर्मल क्वांटिटी में गोल्ड पहन के आ गए, जैसे आपको रिंग बनवानी थी, चेन बनवानी थी, तो इंडिया से गए तो आपने कुछ पहना नहीं था, वहां जाके आपने एक चेन बनवा ली, चेन पहन ली, तो उतने में कोई पूछता नहीं है कि आपने वहां से खरीदी या पहन के गए, तो कुछ टैग वैग नहीं कराना होता, चलता है। लेकिन आप गोल्ड कॉइन खरीद के लेके आ गए पॉकेट में, तो ये तो क्लियर है ना, आपने वहां से खरीदा है। तो अगर आप उसको क्लेम कर रहे हो, तो उस पर आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी। इसलिए देखना कोई भी। हाँ, 50,000 के अब, पर उसमें नहीं नहीं, उसमें ज्वेलरी नहीं आती। 50 तो वो आगे आएगा रूल 3 में, उसमें ज्वेलरी नहीं आती। इसमें आपको फ्लैट जो है वो पे करना पड़ता है ड्यूटी, और उसका अमाउंट है 35%, प्लस उसके ऊपर 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज। तो इफेक्टिवली 38.5% हो जाता है। फिर वो महंगा पड़ जाता है, क्योंकि दुबई के गोल्ड और इंडिया के गोल्ड के प्राइस में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, 5% का वेरिएशन होता है। और उसमें 40% ड्यूटी भर दोगे तो महंगा पड़ेगा। आपको ऐसा दुबई का गोल्ड ऐसे कलेक्ट करके रखना है, और आप लेके आ गए तो अलग बात है, शौक है और पैसा देना चाहते हो तो अलग बात है। पर अदरवाइज लोग क्या है, कॉइन के फॉर्म में नहीं लेके आते, वो ज्वेलरी बनवा लेते हैं, और वो पहन के आ जाओ तो चलेगा, उसमें इतना कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे। नेक्स्ट, बहुत अनरीजनेबल हो तो रोक सकते हैं, ऐसा पूरा वकील एरी बन के ऐसे वोल्ट वोल्ट पूरा शादी, हाँ हाँ, शादी वादी का पूरा ऐसे, हाँ मुकुट वुकुट है, उसमें रोक सकते हैं। वो रीजनेबल दिखना चाहिए कि नॉर्मल डेली वेयर जितनी ज्वेलरी है तो ठीक है वैसा, नहीं तो फिर आपको ड्यूटी लगा सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सेक्शन 79 है बोनाफाइड बैगेज। बोनाफाइड का मतलब ही वही है कि जो एग्जेम्प्ट है। जैसे मैंने आपको जो जीएफए बोला ना, जनरल फ्री अलाउंस, वो इसी में आता है बोनाफाइड बैगेज। बहुत सारे पॉइंट्स है, और वही अपने रूल्स में देखेंगे तो मालूम पड़ जाएंगे। सेक्शन 80 है टेम्पररी डिटेंशन ऑफ बैगेज। अब कोई फॉरेनर टूरिस्ट इंडिया आया घूमने के लिए, अब वो दूसरे कंट्री से कुछ शॉपिंग करते हुए आया था, और वो गुड्स उसके बैग में ही है। अब इंडिया में आएगा तो इम्पोर्ट ड्यूटी लग जाएगी। वो बोल रहा है मैं इंडिया घूमने आया हूँ भाई, मैं सपोज मैं फ्रांस से आया हूँ, मैं यूएस होते होते आया हूँ, तो मैंने यूएस में शॉपिंग की है। अब वो यूएस वाले गुड्स मेरे बैग में ही है, बट अभी मैं इंडिया घूम रहा हूँ, फिर मैं फ्रांस वापस जाऊंगा, तो ये गुड्स इंडिया में यूज तो होने वाले है ही नहीं। और मैं इंडिया में रहता नहीं हूँ, मैं तो टूरिस्ट हूँ, तो मैं इस पे ड्यूटी क्यों भरूँ। तो गवर्नमेंट ने बोला कि बात ठीक है, आप एक काम करो, ये गुड्स जो है ना एयरपोर्ट पे स्टोर करवा दो, जब वापस जाओगे तो लेके जाना, डिटेन करवा दो, वैसा हो गया। ये वैसे ही जैसे अपन मॉल में जाते हैं तो पहले वो बैग रखवा लेता है बाहर काउंटर पे। अब जैसे लाइफस्टाइल में या कहीं पे शॉपर स्टॉप में चले जाओ, तो वो थोड़ी ना आपको ये बैग लेके अंदर जाने देगा, कि खाली बैग जाओगे भरा भरा वापस जाएगा, इन्वेंट्री खाली हो रही है, रेवेन्यू आ नहीं रहा है, तो वैसा हो जाएगा, पब्लिक तो अपनी करती है वैसा। तो उस सिचुएशन में क्या है ना, बैग बाहर रखवा के टोकन हम दे देते हैं, जब अंदर घूमो, जब वापस जाओगे तो टोकन देना और बैग लेके जाना वैसा। 81 में कुछ नहीं, रेगुलेशंस बनाने की बात की है, और फिर आगे डेफिनेशंस। तो अपने अब चलते हैं रूल्स पे। बैगेज रूल्स 2016, ज्यादा नहीं है, 2-3 ही रूल है, और भी होते हैं लेकिन सिलेबस में नहीं, लिमिटेड है, देख लो। पहले तो रूल नंबर 2 ही है, उसमें कुछ डेफिनेशन ही है तो कर लेते हैं कंप्लीट। फैमिली का मतलब क्या है वो बोला है, जो एक ही घर में रहते हो, सेम डोमेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट। फिर बोला इन्फेंट का मतलब क्या होता है, 2 साल तक की एज के बच्चे को इन्फेंट बोलते हैं। ठीक है वैसा, तो डिफाइन कर दिया है। फिर आपका 10-15 साल का बच्चा है, आप इन्फेंट बोल रहे हो उसको, छोटा ही तो है, क्या है, ऐसा नहीं चलेगा, फिर उसको बैगेज में काउंट मत करवा लेना। नेक्स्ट, रेसिडेंट कौन होता है जिसके पास वैलिड पासपोर्ट हो इंडिया का।
टूरिस्ट कौन है जो इंडिया के बाहर से आया है और कुछ टाइम से ज्यादा इंडिया में नहीं रहेगा। पर्सनल इफेक्ट्स की चीजें मतलब आपकी डेली वेयर की चीजें, बट इसमें बोला है बट डज नॉट इंक्लूड ज्वेलरी, तो इसलिए बोल दिया कि ड्यूटी लगा सकते हैं। अब आ गया रूल नंबर 3। ये है जनरल फ्री अलाउंस वाला रूल। इसमें ऐसा बोला कि अगर कोई इंडियन रेसिडेंट है या फॉरेनर है जो इंडिया में रहता है, या इंडियन ओरिजिन का टूरिस्ट है, मतलब एनआरआई है। इंडियन ओरिजिन का टूरिस्ट मतलब है इंडियन, रहता है इंडिया के बाहर है, और इंडिया में एज ए टूरिस्ट आया है, तो एनआरआई हो गया वैसे। अगर नेपाल, भूटान या म्यांमार इन 3 कंट्रीज के अलावा कहीं और से आया है, तो अपना खुद का पर्सनल सामान तो उसका पूरा ही एग्जेम्प्ट है, चाहे वो 5 लाख का क्यों ना हो, फर्क नहीं पड़ता। एक होते हैं ट्रैवल सोवेनिर्स। ट्रैवल सोवेनिर्स भी कंप्लीटली एग्जेम्प्ट होते हैं। व्हाट इज ट्रैवल सोवेनिर? आप कहीं घूमने फिरने जाते हो ना, तो एक छोटा बहुत पेटी गिफ्ट आइटम, जैसे मैंने बोला रिश्तेदार है, कुछ तो लेके जाना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, वहां से कोई की चेन, कोई वो पेन स्टैंड, कोई मग या ऐसा कुछ ले लिया, जिसके ऊपर वहां के कोई मॉन्यूमेंट का फोटो वोटो बना हुआ है, ऐसा कुछ है। अब भाई पेरिस गए, फ्रांस गए, तो आईफिल टावर के पेन स्टैंड ले आए या वॉच ले आए, ऐसा कुछ है। सबके लिए रीजनेबल प्राइस का 10-20 पीस ले लिए, जिन जिनको देना है उनको गिफ्ट दे देंगे, वैसा है। तो उसको बोलते हैं ट्रैवल सोवेनिर, मतलब एक मेमोरी के लिए, वैसा। दैट इज कॉल्ड ट्रैवल सोवेनिर। तो वो, उसमें कोई अमाउंट की लिमिट नहीं है, कोई क्वांटिटी की लिमिट नहीं है, वो आप पूरा एग्जामेशन में क्लेम कर सकते हो। फिर है पर्सनली, सॉरी, उसके बाद है पर्सनल इफेक्ट्स और ट्रैवल सोवेनियर के अलावा जो बाकी के आर्टिकल्स आप लेके आते हो ना, उसमें 50,000 रुपए तक का आपको ये जीएफए मिल जाता है। अब इसमें भी एक्सेप्शन है। एक आर्टिकल नंबर 1 का रेफरेंस आपको दिख रहा है। आर्टिकल नंबर 1 में जो चीजें, सॉरी, एनेक्स्चर नंबर 1, एनेक्स्चर नंबर 1 में जो चीजें लिखी है वो सब ड्यूटीएबल होती है। तो अदर देन एनेक्स्चर 1, जो भी आर्टिकल्स आप लेके आ रहे हो जो आपके पर्सनल गुड्स नहीं है, जो आपने शॉपिंग की है, 50,000 रुपए तक आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो पर पर्सन। अब एनेक्स्चर 1 में क्या आता है वो नीचे लिस्ट में दिया हुआ है, देख लो। फायर आर्म्स, मतलब बंदूक, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, गन। कार्ट्रिजेस, अब बंदूक है तो गोलियां भी लानी पड़ेगी। कार्ट्रिजेस एक्सीडिंग 50, तो अप टू 50 चलेगा, उससे ज्यादा होंगी तो एनेक्स्चर 1 में आ जाएंगे। सिगरेट लेके आ रहे हो तो थोड़ी, अब होता है भाई जिनको शौक है, अलग अलग ब्रांड्स की सिगरेट पीते होंगे, अलग अलग कंट्री से लेके आते होंगे, होगा कुछ। तो बोला वो जो प्रोडक्ट्स है ना, उसमें भी कुछ क्वांटिटी तक अगर आप लेके आ रहे हो तो ठीक है, वो जीएफए में आ जाता है। उससे ऊपर जाएगा तो एनेक्स्चर 1 में आ जाएगा, फिर ड्यूटी लगेगी। 100 सिगरेट्स तक ओके। सिगार लेके आ रहे हो, वो 25 यूनिट तक ओके। टोबैको लेके आ रहे हो, 125 ग्राम्स तक ओके। उससे ऊपर होगा तो फिर एनेक्स्चर 1 में ड्यूटीएबल हो जाएगा। उससे कम होगा तो 50,000 के जीएफए में क्लेम कर लेना। अल्कोहलिक लिकर, वाइन, 2 लीटर तक चलेगी। 2 लीटर से ज्यादा लेके आओगे तो ड्यूटी। 2 लीटर तक लेके आओगे तो 50,000 के एग्जेम्पशन में काउंट करवा लेना, वैसा है। गोल्ड सिल्वर इन एनी फॉर्म अदर देन ऑर्नामेंट्स, मतलब कॉइन और बिस्किट आ गया आपका। इन एनी फॉर्म अदर देन ऑर्नामेंट, तो गोल्ड बिस्किट लाओगे ना तो एनेक्सर 1 में आ जाएगा, जीएफए नहीं मिलेगा। तो 50,000 का फायदा उसमें नहीं मिलता, जो पूछ रहे थे वो पॉइंट है ये। फिर एक आ गया फ्लैट पैनल टेलीविजन, एलसीडी टीवी, एलईडी टीवी। ये पहले बहुत चलता था। मुझे याद है 2013-14 में हम लोग ये थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया उस तरफ ट्रैवल कर रहे थे। तो वहां पे ना ये इलेक्ट्रॉनिक सस्ते थे, तो तब के टाइम में कैसा था, लोग जाते थे फॉरेन कंट्री घूमने, थाईलैंड, सिंगापुर, तो वहां से टीवी लेके आते थे, एलईडी एलसीडी टीवी, तब नए नए थे, तो एलसीडी टीवी, एलईडी टीवी लेके आते थे, क्योंकि उसमें ना रेट का फर्क पड़ता था। लाख रुपए का टीवी ना 15-20 हजार, 25 हजार का डिफरेंस था। तो लोग शॉपिंग करने, मतलब घूमने जा रहे हैं तो ये भी लेके आ रहे हैं, किसी के लिए ले आए, खुद के लिए ले आए, पैसे बचा लिए, तो ट्रिप का पैसा वसूल हो गया। अब है ना, तब अमेंडमेंट आया था यही वाला, फ्लैट पैनल वाला, एनेक्स्चर 1 में डाल दिया जो पहले नहीं था। तो तभी तभी रिसेंट अमेंडमेंट आया था, 2013-14 की बात बता रहा हूँ। तो हम लोग लाइन में खड़े थे, वापस आ रहे थे, तो हमारे साथ लाइन में एक बंदा था, वो इतना बड़ा एलसीडी टीवी, सैमसंग का है कोई कंपनी का ना, वो 80 इंच 90 इंच वाला बड़ा टीवी लेके आया था, एकदम पैनल टीवी। उसको तो ऐसा कि किसी ने बोल के भेजा होगा, रिश्तेदार होते हैं ना, अरे अरे वहां से लेके आ जाना, उस पर ड्यूटी बच जाती, सस्ता पड़ता है, ये वो करके, तो वो उठा के ले आया। मैं बोला इसमें अमेंडमेंट नहीं पड़े, ये मरेगा। लाइन में हमारे साथ लगा हुआ है, तो उसको तो ऐसा, मेरे तो इस पे पैसे बच रहे हैं, तो काउंटर पे रोक लिया उसको। बोले सर इस पे ड्यूटी लगती है। बोले क्या ड्यूटी लगती है? बोले ये लेके आते हैं, वो लेके आए, मेरे को इसने बताया, उसने बताया। बोले सर रूल्स चेंज हो गए, अब ये ड्यूटी एबल है, आप साइड पे आ जाओ, उस पर ड्यूटी भरनी पड़ेगी। वो बेचारे की शक्ल देखनी ऐसी थी। एक तो ना वो पूरे एयरपोर्ट पे ना बचते बचाते आ रहा था कि टीवी को कुछ हो नहीं जाए, क्योंकि एलसीडी टीवी तब के टाइम पे ना बड़े फ्रेजाइल थे। अगर कहीं ट्रांसपोर्टेशन में डैमेज हो गया, वो ओपन करोगे तो पूरा क्रैक हो गया होगा, बहुत संभाल के लाना पड़ता था। अब वो थाईलैंड से वो टीवी यहाँ तक उठा के लाया था, मुंबई एयरपोर्ट तक।
इतनी मेहनत से ध्यान दे के लाया होगा, और जो फायदा उसने सोचा होगा वो भी उसको नहीं मिला, उल्टा ऊपर से ड्यूटी लगने वाली थी। तो मैंने अमेंडमेंट कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ये तब समझ में आ रहा था, पढ़ के जाना चाहिए। वो बेचारे को पता नहीं थी। मैं सोच रहा हूँ लाइन में खड़े खड़े मैंने उसको किस मुंह से बोलूँ कि सर अमेंडमेंट हो चुका है। हाँ मतलब 500 रुपए किस बात के मांगू, उसके वैसे ही इतने लगने वाले थे। तो वो बेचारा काउंटर पे खड़े खड़े परेशान हो गया वो कि अब मेरे को ड्यूटी देनी पड़ेगी, फोन लगा रहा है सबको। मैं बोला जिसने इसको स्कीम सुनाई होगी ना उस पर गालियां दे रहा होगा, "अरे तेरी वजह से पैसे एक्स्ट्रा लग गए"। उसको भी क्या पता अमेंडमेंट आ चुका है, वो पहले लाया होगा। ऐसा होता है, रूल्स का ध्यान रखना पड़ता है बहुत। तो ये अब एनेक्सर 1 में आ चुका है वैसा। अब जो मैंने आपको बोला नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये 3 कंट्री से अगर आप वापस आ रहे हो ना, तो जीएफए 50,000 नहीं है, सिर्फ 15,000। ये बहुत नेसेसरी पॉइंट है। नेपाल, भूटान, म्यांमार के साथ अपन बॉर्डर शेयर करते हैं, और ओपन बॉर्डर है। नेपाल भूटान में तो वो पासपोर्ट वीजा का भी चक्कर नहीं है। अपने बिहार के लड़के एक्टिवा पे जाते हैं, उत्तर प्रदेश के बिहार की बॉर्डर लगती है ना, तो एक्टिवा पे जाते हैं वापस आ जाते हैं। ठीक है, वैसा होता है। बीच में पेट्रोल का बिजनेस शुरू किया लड़कों ने। एक्टिवा पे गए, 10-20 कैन लटका के वहां से पेट्रोल भरवा के लिया, क्योंकि सस्ता पड़ता है। तो इंडिया में पेट्रोल 100 रुपए का है, भूटान में 70 रुपए का है, नेपाल में 75 रुपीज का है। तो लोग जा रहे हैं रोज 20 लीटर, 50 लीटर, 100 लीटर पेट्रोल वहां से खरीदते हैं, भरते हैं, यहाँ लाके बेच रहे हैं, ट्रेडिंग चालू कर दिया। वैसे एक्टिवा पे जा रहे हैं क्योंकि बॉर्डर पे कोई रोकने वाला नहीं है। फिर गवर्नमेंट को पता चला, मैं तुम लोग क्या क्या बुद्धि लगाते रहते हो। और फिर वहां पे उसको बंद किया वैसा है। और बिहार बॉर्डर लगती है तो उत्तर प्रदेश बॉर्डर का वहां से। क्या होगा? अच्छा ऐसा, ये फिर पाकिस्तान जाके भी कुछ खरीद के आ जाएंगे, बात से भरोसा नहीं। हाँ हाँ, फिर उल्टा इन्फिल्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, बोले हम भेज रहे हैं, वो बोलेंगे बोले हमारे वाले जितने नहीं आते तो तुम्हारे वाले इधर आ जाते हैं। बोले नहीं, वो नेपाल बॉर्डर वाली आदत लगी हुई है ना, इसलिए वैसे ही चल रहा है, तुम ध्यान रखो। हाँ नहीं, वो वैसे ही यहाँ पे। अनएम्प्लॉयमेंट में क्या बुद्धि ज्यादा चलती है, एक तो पब्लिक पब्लिक का दिमाग तेज है, और सरकार कुछ करके देती नहीं उनको, तो कहीं तो बुद्धि चलाएंगे ना। अब टैलेंट का यूज कहाँ करे वैसा है। बीच में तो तुम इमेजिन नहीं करोगे, 5 रुपए के सिक्के आते हैं ना, 5 रुपए ना पुराने वाले मोटे सिक्के आते हैं, देखे? अब बंद हो गए, अभी पतले पतले आते हैं। अब 5 रुपए का सिक्का ना ऐसे 1 रुपए जैसा लगता है, देखना पड़ता है कि 5 रुपए वाला है, पता नहीं चलती। उसका स्पेसिफिक रीजन है। ये जो बॉर्डर एरिया है ना अपना बांग्लादेश बॉर्डर, वहां पे 5 रुपए के सिक्के स्मगल होते हैं, ये मोटे वाले सिक्के चोरी हो जाते हैं। ये 5 के सिक्के यहाँ से वेस्ट बंगाल और बिहार से जाते हैं बांग्लादेश, वहां पे इसको मेल्ट करते हैं, मेल्ट करके इसमें से ब्लेड बनाते हैं। इन्होंने बुद्धि चलाई कि बोले एक सिक्के का वजन इतने ग्राम है, उसमें निकल, कॉपर, स्टील, मेटल सब है, उसको मेल्ट करके उसमें से हम ब्लेड्स बनाए। तो ब्लेड का तो वजन ना के बराबर होता है, एकदम पतली बनानी पड़ती है। तो उसमें से जितनी ब्लेड्स बनती है वो 5 रुपए से ज्यादा प्रॉफिट देती है। सोचो, तो 5 रुपए का सिक्का अगर आपने स्मगल किया तो आपका नुकसान तो 5 रुपए का ही है। फिर आपने उसको मेल्ट किया, उसमें से ब्लेड्स बनाई, ब्लेड बेची, तो उसमें कितनी सारी ब्लेड्स बन गई होगी इतने हैवी सिक्के के वजन में। तो जो प्रॉफिट हो रहा है ना उसमें वो 5 रुपए का मटेरियल कॉस्ट भी रिकवर हो जाता है, उसके बाद पैसे बचते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, 5 के वो मोटे वाले सिक्के इंडिया से चोरी कर करके बांग्लादेश बेचने शुरू कर दिए, और वहां उसकी ब्लेड बना बना के बेच रहे हैं। और ये बात सरकार को समझ में, बेचारी सरकार भी परेशान, बोले तुम लोग कहाँ कहाँ हम भी बुद्धि चलाए, कुछ भी करते हो। तो सोचो, जिन्होंने सोचा होगा उनमें टैलेंट कितना होगा, और सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो बंदा कहीं तो अपना दिमाग खर्च करेगा, और पैसा ही तो कमा रहा है। गवर्नमेंट ने बोला 5 के सिक्के पहले तो बंद करो। ठीक है, इनको डाइट पे डालो, ये इतने मोटे सिक्के चलने वाले नहीं है। उसके बाद इन्होंने सिक्के जो है ना वो चेंज किए और एकदम पतले वाले लेके आ गए। अब गवर्नमेंट भी सोचो क्या दिमाग लगा रही होगी, ग्राम पे कैलकुलेशन चल रहा होगा कि ब्रेक इवन कौन से पॉइंट पे आता है। तो उतने उतने रुपए के सिक्के मतलब बनाओ उतने ग्राम के कि ब्रेक इवन आ जाए, इनको कमाने को ना मिले। सोचो, ऐसा दिमाग लगाना पड़ता है। भाई इंडिया की पब्लिक बहुत खतरनाक है, ऊपर से उस तरफ वाली बेल्ट पे तो और खतरनाक लोग। ठीक है ना, वो ट्रेंड ही ऐसा है ना, एक घर से एक आईएएस निकलता है, एक बदमाश। सोचो टैलेंट होगा कि नहीं, ऐसा होता है ना। एक ही फैमिली में एक आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, और दूसरा जो है वो गुंडा बदमाशी कर रहा है। हाँ, वो सिचुएशन होती है वहां पे खतरनाक। अच्छा, तो ये 15,000 की लिमिट वहां पे लगा दी, मेरे हिसाब से तो ये भी ज्यादा है, क्योंकि ये रोज जाके 15,000 का सामान फ्री में ले आते होंगे और बेचते होंगे यहाँ पे। हो सकता है, बट थोड़ा बहुत अलाउ करना पड़ता है, इसलिए किया हुआ है। चल फिर आगे रूल नंबर 4, पैसेंजर अराइविंग फ्रॉम नेपाल, भूटान, म्यांमार, वो तो मैंने कवर करवा ही दिया आपको। तो उसमें लिमिट 15,000 की, मतलब 50,000 की लिमिट उनके लिए है ही नहीं। फिर आया रूल नंबर 5, ज्वेलरी।
इसमें ऐसा बोला है कि अगर आप 1 साल से ज्यादा इंडिया के बाहर रह के आए हो बिजनेस के लिए, सर्विस के लिए, प्रोफेशन के लिए, एनीथिंग, और आप उसके बाद इंडिया वापस आते हो ज्वेलरी लेके, ठीक है, तो उसमें ना कुछ ज्वेलरी आपको अलाउ करेंगे जिसके ऊपर ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, बोनाफाइड बैगेज। अब इसमें ना मेल और फीमेल पैसेंजर के हिसाब से लिमिट है। फीमेल पैसेंजर, मेल पैसेंजर के लिए बोला है 20 ग्राम्स, 20 ग्राम तक की ज्वेलरी लेके आ सकता है, जिसका वैल्यू कैप 50,000 रुपए है। अब ये आज के टाइम में रेलेवेंट नहीं है, बिकॉज 10 ग्राम गोल्ड ही 1 लाख रुपए का हो गया है, तो 20 ग्राम तो 2 लाख का है। तो 20 ग्राम के साथ 50,000 जाता नहीं है, लेकिन 2016 में जब ये रूल्स आए थे ना, तो गोल्ड का रेट है ना 20-22 हजार रुपए ही था 10 ग्राम का। तो तब के हिसाब से रेलेवेंट है, अब तक अपडेट नहीं किया वो बात अलग है वैसा। और यही था 2017 में, मेरी मैरिज के टाइम पे गोल्ड का रेट 28,000 रुपए था 10 ग्राम का, और आज 1 लाख रुपए। इतने 7 7 साल हुए, इतने टाइम के अंदर जो रेट है वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गया। 30,000 का 1 लाख हो गया, 3 सवा 3 गुना हो गया। तो काफी हैवी प्राइस जो है उसके अंदर प्राइस हो गया, और वो तो होने ही वाला है इम्प्लाइड। और अगर फीमेल पैसेंजर हो तो भाई डबल, 20 का 40 ग्राम अलाउ कर दिया, कि फीमेल पैसेंजर के पास गोल्ड होने के चांसेस भी ज्यादा है। और 1 लाख रुपए की वैल्यू कैप रख दी, तो रेट मिसमैच है, मतलब मैक्सिमम बेनिफिट 50,000 या 1 लाख ही मिल पाएगा, क्योंकि ग्राम्स के हिसाब से तो महंगा हो जाएगा वो ऐसा। तो दिस इज रूल 5। अब दे रखे हैं इसके ऊपर इलस्ट्रेशंस, बस इलस्ट्रेशन ही बचे हैं, बाकी कुछ नहीं बचा है। देख लेता हूँ इलस्ट्रेशन में, आपको सारे नहीं भी करोगे ठीक है, मैं कुछ बेसिक कैलकुलेशन समझाने के लिए आपको सिलेक्टेड वाले करा देता हूँ, क्योंकि रिपीट टाइप के हैं, एक ही जैसे दो दो तीन तीन समझे वैसा। आप पेज 71 पे देख लो, इलस्ट्रेशन 1 जो है ना, वो सम्स देख लो, मैं वो 2 3 सम करा देता हूँ, काम कंप्लीट हो जाएगा उसमें से। इलस्ट्रेशन 1 में बोला है, मिस्टर बी इंडियन रेसिडेंट है, 30 ईयर्स की एज है, इंडिया वापस आया है गिवन डेट पे, इंग्लैंड घूम के आया है, और वो इंग्लैंड में 10 दिन के लिए था, 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक। अब जब इंडिया वापस आया तो कुछ सामान लेके आया, कितना उसको एग्जेम्पशन मिलेगा कितना नहीं वो गिन के बताना है। पर्सनल इफेक्ट्स की जो चीजें लेके आया ना, उसकी वैल्यू है 1 लाख रुपए। फिर वाइन लेके आया 1 लीटर, 15,000 रुपए। डिजिटल कैमरा 55,000, और मोबाइल लेके आया 25,000 का। अब बोला उसको ड्यूटी कितना अमाउंट पे देनी है। पहले तो देखना है भाई, इंडियन रेसिडेंट है, इंग्लैंड से आया है, तो उसको 50,000 रुपए का जीएफए मिल सकता है। 10 दिन रह के आया, तो रूल 3 में बेनिफिट ले सकता है। पर्सनल इफेक्ट्स की चीजों से तो मतलब ही नहीं है, 1 लाख रुपए की एग्जेम्प्ट हो गई। अब जो बाकी चीजें हैं, 1 लीटर वाइन, देखो 2 लीटर वाइन तक जीएफए में एलिजिबल होती है, ठीक है, तो वो कवर हो गया। डिजिटल कैमरा कवर हो गया, मोबाइल कवर हो गया, तो इन तीनों का टोटल कर दो, टोटल हो रहा है 95,000। उसमें से आप 50,000 का जीएफए ले लो, तो बाकी कितना बचा, 45। वो 45 पूरा टैक्सेबल। उस पर ड्यूटी कितनी लगेगी, वही 35% प्लस 10%, 38.5। बस सॉल्व हो गया, आया समझ। फिर देख लो इलस्ट्रेशन नंबर 2। मिसिस ए, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, एजेड 40 ईयर्स, केम टू इंडिया ऑन अ टूर अलोंग विथ हर बेबी। देखो बेबी की एज क्लियर की है, 1.5 साल का बेबी है, बेबी की एज कितनी भी हो सकती है आजकल, ठीक है। वो किसको बेबी बोल रही है उस पर डिपेंड करता है ना, खुद 40 साल की, उसका बेबी ऐसे 41 ईयर्स का, 42 ईयर्स का, हस्बैंड को बोल रही है। हाँ। ये डार्क हो जाएगा। ठीक है, तो बोला बेबी की एज क्लियर कर रही है, दैट इज 1.5 ईयर, वैसा है। तो इन्फेंट वाली कैटेगरी में आ रहा है, ये 2 साल से छोटा बच्चा है तो वो इन्फेंट हो गया ना, वैसा। ठीक। अब देखो ये लोग सामान क्या लेके आ रहे हैं। देखो पर्सनल इफेक्ट्स की चीजें जो है वो तो दोनों के लिए एग्जेम्प्ट है, जो लेडी है उनके लिए भी और चाइल्ड के लिए भी। लैपटॉप वाला पॉइंट नया है जो आगे थियरी में नहीं था। एक पासपोर्ट पे, एक मेजर पर्सन के पासपोर्ट पे एक लैपटॉप अलाउड है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट। 18 ईयर्स और अबव का कोई पर्सन हो तो पर पर्सन एक लैपटॉप आप लेके आ सकते हो फ्री ऑफ ड्यूटी, चाहे वो लैपटॉप 50,000 का हो या 2 लाख का, फर्क नहीं पड़ता। तो मैकबुक लेके आ जाना किसी के लिए, है ना, हाँ, और बेच देना, ठीक, वैसा कर सकते हो आप। पर 18 ईयर्स के अबव, इन्फेंट पे नहीं, और माइनर पे भी नहीं। वो एक नोटिफिकेशन है जो इसके साथ साथ चलता है, उसके बेसिस पे कंडीशन आपको बता रहा हूँ। इसके पहले वाले पेज पे नीचे लिखी है, 70 पेज पे, पेज नंबर 70 पे लिखा होगा नीचे, देख लो, है ना, वो पॉइंट मेंशन किया हुआ है। क्रू मेंबर को अलाउड नहीं है, फिर एयर होस्टेस बन गए,
हाँ, हर फ्लाइट में मैकबुक लेके आ रहे हैं। अरे अपना तो रोज का है। साल में, हफ्ते में 4 बार फ्लाइट ले रही हूँ, पूरे साल के 200 लैपटॉप लेके आ रही हूँ। कमाई कमाई, बोले इतनी तो सैलरी नहीं आती जितना लैपटॉप पे प्रॉफिट हो रहा है। ऐसे नहीं चलेगा, क्रू मेंबर्स के लिए नहीं है। ठीक है। ट्रैवल सोवेनिर्स विदाउट लिमिट एग्जेम्प्ट है। अब ये जो 1 लीटर वाइन, मोबाइल, डिजिटल कैमरा, ये सब जो है ना, वो आप जीएफए में क्लेम कर लो। सिगार वाले में बोला था 25 से ऊपर हो तो एनेक्सर 1 में, बट अप टू 25 आप क्लेम कर सकते हो जीएफए में। तो ये सबका टोटल कर दो ना, 5,000, 20,000, 60,000, 1340 सब प्लस कर दो। उसमें से 50,000 क्लेम कर लो, जो बचा वो ड्यूटी है पर। आए समझ में? ऐसे समझे, सिंपल पॉइंट्स। 25 पीसेस, हाँ, यूनिट्स। फिर इलस्ट्रेशन 3 देख लो। इसमें है चाइना का ओरिजिन का टूरिस्ट। ठीक है, चाइनीज ओरिजिन का टूरिस्ट जिसकी एज है 22 ईयर्स। वो इंडिया आया टूरिस्ट वीजा पे 1 महीने के लिए। उसकी वाइफ भी है, उसकी एज है 20 ईयर्स। और उनका चाइल्ड भी है, उनकी एज है 2 ईयर्स। ना मैथ्स देखो क्या लगाया है इन्होंने, है ना? हाँ, वाइफ 20 साल की है, 2 साल का बच्चा है। ठीक है। नहीं, ऐसे मेजर मेजर होते ही प्लानिंग कर ली, वैसा हो गया एकदम 18 + 2 20। हाँ, तो ऐसे एकदम टाइम टू टाइम चल रहा है। मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होते ही, हाँ, वो पॉपुलेशन मेंटेन करनी होगी उस हिसाब से। ठीक है, अब ये सब इंडिया आ गए। तो ये कोविड कोविड के टाइम पे आए थे ना, 2021। इनकी वजह से फैला है सब जगह, और कुछ नहीं। पर्सनल इफेक्ट्स की तो जो भी चीजें लेके आए होंगे, अब यहाँ मेन बात ये है कि 2 एडल्ट और एक इन्फेंट है। तो सामान ना आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। तो दोनों का पर्सनल इफेक्ट्स एग्जिम्ट, 2 लैपटॉप एग्जिम्ट, 3 बॉटल लेके आए हैं वाइन की, 1-1 लीटर की। तो अब डिवाइड कर लो, आपको कैसे क्लेम करनी है, 2+1। किसी भी अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मेल के अकाउंट में 2 क्लेम करनी पड़ेगी और फीमेल में एक, वाइस वर्सा भी हो सकता है। अब कौन ज्यादा पीता है वो तो उनको ही पता होगी। तो किसी के बैग में रख लो, क्या फर्क पड़ेगा। डिजिटल कैमरा किसी एक में क्लेम कर लो, मोबाइल किसी एक में क्लेम कर लो। अब यहाँ आपको मैथ्स लगानी है, आपको ड्यूटेबल अमाउंट मिनिमाइज करना है। अब ये जो चाइना का टूरिस्ट है, ये है फॉरेन ओरिजिन का टूरिस्ट। अगर आप इसका जीएफए देखोगे ना, तो ये रूल 3 में आता है 15,000 में। रूल 3 में चेक करो, एक कंडीशन है उसमें। रूल 3 में ना स्टार्टिंग में ऊपर लिखा था इंडियन रेसिडेंट, फॉरेनर रिसाइडिंग इन इंडिया, और टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन, 3 कैटेगरी लिखी थी। चाइनीज टूरिस्ट इन तीनों में से किसी एक में आता है क्या? किसी एक में आता है? चाइनीज टूरिस्ट ना इंडियन है। नहीं नहीं, वो नहीं बोल रहा मैं, बोल रहा हूँ ये जो 3 कैटेगरी है। हाँ, तुम अभी वहां पे कहाँ जा रहे हो? यहाँ रहो। चाइनीज टूरिस्ट इन तीनों कैटेगरी में से किसी एक में आता है क्या? फॉरेनर रिसाइडिंग इन इंडिया, नो। टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन, नो। तो ये तीनों के लिए लिमिट 50,000 थी। और उसमें अगर आप बी पॉइंट देखोगे ना, रूल 3 में जो नीचे बी पॉइंट के अंदर भी प्रोवाइडेड दैट है फर्स्ट प्रोविजो, उस फर्स्ट प्रोविजो में सेकंड पॉइंट, उसमें जो 15,000 की लिमिट लिखी है ना, वो 15,000 की लिमिट किसके लिए? फॉरेन टूरिस्ट के लिए। टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन 4 कैटेगरी होती है, देखो। इंडियन रेसिडेंट, फॉरेनर रिसाइडिंग इन इंडिया, एनआरआई, और फॉरेन टूरिस्ट। तो चाइनीज रेसिडेंट किस में आएगा? फॉरेन टूरिस्ट में। फॉरेन टूरिस्ट के लिए लिमिट कितनी है? 15,000। और बाकी 3 के लिए लिमिट कितनी है? 50,000। तो आप इंडिया में रहते हो, आप घूमने गए थे और वापस आए, आपके लिए लिमिट 50,000। कोई फॉरेनर है जो इंडिया में रहता है और वो इंडिया से बाहर जाके वापस है, उसके लिए लिमिट 50,000 है। एनआरआई इंडिया आए, उसके लिए लिमिट 50,000 है। लेकिन फॉरेन नेशनल अगर इंडिया आता है एज ए टूरिस्ट, उसके लिए लिमिट 15,000 है। भले वो नेपाल से आए कि इंग्लैंड से आए, फर्क नहीं पड़ता ऐसा। तो अब ये जो है ना दोनों, इनके लिए लिमिट इंडिविजुअली कितनी है? 15-15,000। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो, इनके पास ना 6,000 रुपए की वाइन है, 11,000 का कैमरा, 17,000 हो गया, और 15,000 का मोबाइल, मतलब 32,000 हो गया। बट मैक्सिमम बेनिफिट तो 15-15-30 मिल सकता है। अब आपको सामान बैग में वैसे डिवाइड करना है कि आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सको। तो जिसके बैग में 2 बॉटल वाइन रखोगे, उसके बैग में कैमरा रख देना, वो सस्ता है। और जिसके बैग में 1 बॉटल वाइन रखोगे, उसके बैग में मोबाइल रख देना। तो मैथमेटिकली वो आपको बेनिफिट देगा। उल्टा करोगे तो आपकी ड्यूटी बढ़ जाएगी, और कुछ नहीं है। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे क्लेम करते हो। तो वो कैलकुलेशन देखो वैसे ही दिया हुआ है। 2 बॉटल वाइन और कैमरा साथ में क्लेम किया, 1 बॉटल वाइन और मोबाइल साथ में क्लेम किया, वैल्यू के बेसिस पे। लिखने तो पड़ेगा ना, जीएफए,
₹6,000 की टोटल 3 बॉटल्स है, 2-2 हजार की एक। तो एक ने 2 क्लेम की, एक ने एक। तो जिसने 2 क्लेम की उसकी तो 4,000 का क्लेम है ना, जिसने एक क्लेम की उसका 2,000 का क्लेम है, वैसा। समझ आए? ठीक है। और नेक्स्ट देख लो इलस्ट्रेशन 4, ज्वेलरी वाला। उसमें सारे कॉम्बिनेशन आ गए, तो ज्वेलरी वाला आपका रूल पूरा ना उसमें कवर हो जाएगा। मिस्टर ए पैसेंजर है, 1 साल से ज्यादा इंडिया के बाहर रह के आया है, और 18 ग्राम ज्वेलरी लेके आया। अब मेल पैसेंजर है, 18 ग्राम ज्वेलरी लाया, 20 ग्राम तक उसको अलाउड है, बट कैप है 50,000। इसकी 18 ग्राम ज्वेलरी 52,000 की है, तो ऊपर का 2,000 ड्यूटीएबल हो गया। ठीक है। फिर मिस्टर बी 22 ग्राम लेके आया, 44,000 रुपए की ज्वेलरी है, बट 22 ग्राम तो अलाउड ही नहीं है, 20 ग्राम ही अलाउड है। तो अगर 22 ग्राम 44,000 की है, तो 20 ग्राम कितने की होगी, ऐसे गिनना पड़ेगा। तो होगी 40,000 की, 40,000। तो 4,000 रुपीज ड्यूटीएबल हो गया, क्योंकि 20 ग्राम की वैल्यू 40 है। तो पहले आपको ग्राम देखना है, फिर आपको वैल्यू देखनी है, दोनों देखना है। तीसरा पॉइंट, 20 ग्राम ज्वेलरी 50,000, ये तो एग्जैक्ट लेके आया ना, ना कम ना ज्यादा। फिर 25 ग्राम ज्वेलरी 75,000। अब देखो 20 ग्राम की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ रही है। एक बार 20 ग्राम की वैल्यू निकालो। तो ऊपर का तो ड्यूटीएबल वैसे भी है, बट 20 ग्राम पे भी एक कैप है 50,000। तो 50,000 से ऊपर बेनिफिट तो मिल ही नहीं सकता। तो टेक्निकली पूरा 25,000 आपका ड्यूटीएबल हो गया ऊपर का। 20 ग्राम की वैल्यू भले आप 60 ग्राम 60,000 निकाल रहे हो, बट उसमें भी तो 50,000 ही अलाउड होता है ना। तो ये वाला 10,000 और वो ऊपर वाला 15, पूरा 25,000 आपका ड्यूटीएबल हो गया। और इसमें करेक्शन कर लेना क्वेश्चन में, सॉल्यूशन में। ठीक है। जो PQRS है ना चारों, वो फीमेल पैसेंजर है। वो ऊपर ना मिस्टर मिस्टर लिखा हुआ है, सॉल्यूशन में मिस मिसिस बराबर लिखा है। करेक्शन कर लो। ठीक है। PQRS चारों फीमेल पैसेंजर है। तो सेम टाइप का सम है, लेकिन अमाउंट डबल हो गए। तो सॉल्व करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। देख लो, 38 ग्राम 1,12,500। 38 मतलब मैक्सिमम 40 ग्राम और 1 लाख ही अलाउड है ना। तो ऊपर का 12,500 पूरा ड्यूटीएबल। 45 ग्राम 90,000, 40 ग्राम से ऊपर अलाउड ही नहीं है, तो सिर्फ 80,000 का बेनिफिट मिलेगा, बाकी का 10,000 ड्यूटीएबल। देखिए 40 ग्राम की वैल्यू होगी 80,000, और आप लेके आए हो 90,000 रुपीज की ज्वेलरी। फिर 45 और 112 सेम तरीके से कैलकुलेट कर लो। 50 और 150 वो भी सेम तरीके से कैलकुलेट कर लो, एग्जैक्टली सिमिलर पैटर्न है। तो ये हो गया आपका ज्वेलरी वाला पॉइंट कंप्लीट। इसके साथ बैगेज में जितने पॉइंट्स थे आपको सारे बता दिए मैंने। ये टॉपिक भी पैकअप। अब खाली आपका वैल्यूएशन रूल्स बचा है, तो उसका मैं लेक्चर भेज दूंगा। आप थोड़ा क्विकली एक बार से सुन लेना, ऐसा कुछ लगे इंटरेस्टिंग देखने से, ठीक है। एक बार सुन लेना, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाओगे चलेगा। पर बाई चांस कोई थियरी सेक्शन या कुछ आए तो लिख पाओ, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं उसमें। वो 1.5 या 2x जितनी आपकी कैपेसिटी है उस पर सुन लोगे तो जल्दी हो जाएगा। मैं वो टॉपिक का देखता हूँ, पुराना कोई लेक्चर होगा मैं वही भेज दूंगा, उसमें से हो जाएगा।